किसानगढ़ नाम के गांव में मोहन अपनी पत्नी मीरा और एक बेटा श्याम के साथ रहता था। मोहन गांव में पोस्ट ऑफिस में काम करता था और मोहन का बेटा श्याम वो एक एटीएम पर पहरेदार का काम करता था। वो दोनों बड़े ही ईमानदार थे। उनका नियम था कि वो हर रोज अपने पूर्वजों की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ते और फिर अपने अपने काम निकल जाते थे। एक दिन हमेशा की तरह श्याम, पिताजी, माँ, मैं काम पर निकल रहा हूँ। श्याम जहाँ पर काम करता था वहाँ लोग आते और एटीएम से पैसे निकालकर गिनकर चले जाते थे। तो उसके मन में, हे भगवान, पता नहीं मेरे पास पैसे कब आएंगे। दिन भर इन पैसों की रखवाली करनी पड़ती है मुझे। मेरे जैसा बदनसीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो अपनी माँ के इलाज तक के पैसे भी नहीं कमा पाता। श्याम मन से बहुत ही दुखी था क्योंकि गरीबी होने के कारण उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। साथ ही उसके घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी जिसके इलाज के पैसे भी नहीं थे श्याम के पास। अब वो अपना काम खत्म कर घर आता है और खाना खाकर सो जाता है कि तभी उसे एक सपना आता है और सपने में उसके दादाजी, श्याम, श्याम, तुमने मुझे पहचाना? दादाजी, दादाजी आप तो। श्याम सपने में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसका सपना टूट जाता है। वो हड़बड़ाकर उठ जाता है। अब दूसरे दिन सुबह फिर से वो अपने काम जाने के लिए निकलता है कि तभी मोहन श्याम से, श्याम, क्या तुम हमारी परंपरा भूल गए? आजकल हर रोज तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि अपने दादाजी के फोटो के सामने सिर झुकाओ। क्यों पिताजी, क्या दिया है इन्होंने हमें? आप हमेशा कहते हो कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन इन्होंने आपको तो कुछ भी नहीं सिखाया, ना ही हमारे लिए कुछ पीछे छोड़ गए। क्यों हाथ जोड़ूं मैं इनके सामने? श्याम, मैंने अपने पिताजी को कभी नहीं देखा। मेरे जन्म के 2 साल बाद ही पिताजी को किसी ने मार डाला, लेकिन माँ से सुना था कि उन्होंने एक खोज की थी। शहर के कुछ गुंडों को उसके बारे में पता चला था, इसलिए उनको बड़ी बेरहमी से मारा गया। लेकिन वो इतने होशियार थे कि उन्होंने पहले ही उनकी खोज को कहीं छुपा दिया था और माँ और मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया। क्या दादाजी को किसी ने मारा था? हाँ बेटा, तुम्हारी दादी ने बड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया, लेकिन अपने पति को दिया वचन वो तोड़ नहीं सकी। पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद भी मुझे इस गांव से उन्होंने निकलने नहीं दिया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने दादाजी को गलत समझा। अब श्याम और मोहन दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम के समय दोनों घर आकर खाना खाकर सोने जा रहे थे कि तभी शाम की माँ श्याम से, श्याम बेटा, मेरी गोलियां खत्म हो चुकी है, कल आते वक्त ले आना। हाँ माँ, मैं ले आऊंगा। अब श्याम सो जाता है। कल रात की तरह आज भी शाम के सपने में उसके दादाजी आते हैं और वो शाम को अपने साथ लेकर घर के नीचे एक कमरा था वहाँ जाते हैं और उसे वो खोज दिखाने लगते हैं कि तभी शाम के कमरे में कुछ गिर जाता है जिसकी आवाज से शाम की नींद खुल जाती है। अब सुबह उठते ही शाम मोहन से, पिताजी, क्या हमारे घर में कोई और भी कमरा है जो अपने घर के नीचे है? हाँ बेटा, है तो सही, लेकिन कई सालों से वो कमरा बंद है। माँ ने वो कमरा खोलने से मना किया था, तो मैंने कभी उसे खोलने का सोचा भी नहीं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? पिताजी, कल रात फिर से दादाजी मेरे सपने में आए थे और मैं उनके साथ उस कमरे में चला गया था जहाँ एक संदूक में उन्होंने कुछ रखा हुआ था जो वो मुझे देना चाहते थे। लेकिन तभी कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी और मेरी नींद खुल गई। श्याम, मोहन और मीरा तीनों मिलकर उस कमरे की ओर जाते हैं और मोहन देखता है कि उस कमरे का ताला अपने आप खुला हुआ था। मोहन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब तीनों कमरे के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ सच में ही एक संदूक रखा था जो श्याम ने अपने सपने में देखा था। जब श्याम संदूक खोलता है तो उसमें उन्हें एक चश्मा दिखाई देता है जिसे देख श्याम, चश्मा? क्या ये है दादाजी की खोज? आखिर इस चश्मे में ऐसी क्या बात है कि इसे छुपा कर रखा है? मोहन और श्याम हताश हो जाते हैं, लेकिन फिर श्याम सोचता है कि क्यों ना मैं इसे गॉगल की तरह इस्तेमाल करूं? कम से कम गर्मी से तो राहत मिल जाएगी। वैसे भी मुझे पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ता है। अब श्याम उस चश्मे को लेकर अपने काम पर जाता है। धीरे धीरे गर्मी के साथ धूप बढ़ने लगी तो श्याम ने वो गॉगल की तरह अपनी आंखों पर लगाया।
जैसे ही वो गॉगल श्याम ने अपनी आंखों पर लगाया, तभी वहां एटीएम से पैसे निकालने के लिए एक आदमी आता है। श्याम उस आदमी की ओर देख ही रहा था कि तभी उसे दिखाई देता है कि कुछ वक्त में ही उस इंसान के पैसे चोरी होने वाले हैं। ये देख श्याम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी वो आदमी पैसे लेकर बाहर आता है और एक चोर उसके हाथ से वो पैसे लेकर भाग जाता है। और वो आदमी, अरे पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, मेरे पैसे लेकर भाग गया, चोर, कोई पुलिस को बुलाओ। श्याम उस चोर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चोर गाड़ी पर बैठकर भाग जाता है। अब श्याम दिन भर वो गॉगल लगाकर आते जाते लोगों की ओर देखता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि यह कोई साधारण चश्मा नहीं है, ये तो कोई जादुई भविष्य दिखाने वाला चश्मा है। अब वो अपने घर आता है और अपने पिताजी की ओर उस चश्मे से देखता है और अपने पिता से, पिताजी, अब आप जल्दी ही एक अमीर आदमी बनने वाले हो। हाँ बेटा, अब लगता है मुझे कोई पुश्तैनी खजाना ही मिलने वाला होगा। आपने बिल्कुल सही कहा पिताजी। श्याम और मोहन बातें कर ही रहे थे कि तभी मीरा जोर जोर से, श्याम, अजी देखिए ये क्या है। तभी श्याम और मोहन भागते हुए उस कमरे की ओर जाते हैं, तो देखते ही कि वहाँ पर एक और दरवाजा है। क्या हुआ मीरा, बच्चों जैसे चिल्ला रही हो? ऐसा लगता है जैसे कुछ मिल ही गया है तुम्हें। तभी श्याम उस दरवाजे को खोलता है और देखता है तो उस कमरे में सोना, चांदी और हीरों के घड़े भरे रखे थे, जिसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और अब श्याम मोहन से, देखा पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, ये कोई साधारण चश्मा नहीं है, ये एक जादुई चश्मा है जिससे हम लोगों का भविष्य देख सकते हैं, साथ ही कई लोगों की मदद भी कर सकते हैं। अब श्याम उस चश्मे से लोगों के भविष्य के बारे में देखने लगा और उसे ये बात पता थी कि उसके दादाजी की जान इस चश्मे के कारण ही चली गई थी। तो अब वो लोगों की चुपचाप से मदद करने लगा। गरीबों को उनकी झोपड़ी के बाहर पैसे रखकर या फिर रुमाल में बांधकर कचरा साफ करने वालों के लिए कचरे के डिब्बे में वो हर किसी की मुश्किल को पहचान कर भेस बदल कर उनकी मदद करने लगा और अपनी खुद की माँ का भी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया, उनकी देखभाल करने लगा। इतना सारा खजाना मिलने के बाद भी वो वही काम कर रहा था ताकि किसी को उस जादुई चश्मे के बारे में कुछ भी पता ना चले। और उस अनजान मदद करने वाले को भगवान का दर्जा दिया जा रहा था। इतना सब मिलने के बाद भी श्याम या मोहन को किसी प्रकार का घमंड नहीं हुआ। उसके अपने दादाजी की खोज का वो अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था कि एक दिन श्याम का दोस्त श्याम से, अरे श्याम, वो इंसान कौन होगा यार जो सबकी मदद करता है? अरे नहीं भाई, क्या तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है। श्याम थोड़ा घबरा जाता है। उसे घबराता देख दोस्त, अरे लेकिन तू क्यों घबरा गया? कोई भूत वूत देख लिया क्या? श्याम का दोस्त बहुत ही धूर्त, लालची और अमीर बनने की चाह वाला इंसान था। वो तुरंत ही श्याम की चोरी पकड़ लेता है और वो श्याम पर नजर रखने लगा। जब जब श्याम लोगों की मदद करता, उसे देख दोस्त को समझ में आ गया कि वो सभी श्याम के गॉगल का कमाल है। अब वो श्याम के घर जाकर श्याम के गॉगल को चुरा लेता है और जैसे ही वो उस गॉगल को अपनी आंखों पर लगाता है तो उसके सामने उसका खुद का भविष्य दिखाई देता है, जिसमें कुछ वक्त में ही एक आदमी उसे हीरे से भरा डिब्बा देने वाला है। वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि अपना आगे का भविष्य देखे बिना ही उस आदमी से मिलने गॉगल वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और एक आदमी आकर श्याम के दोस्त से, क्या आप कुछ वक्त के लिए मेरा ये डिब्बा आपके पास रख सकते हैं? मैं अभी थोड़ी देर में आकर आपसे ले लूंगा। जरूर, क्यों नहीं। जैसे ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है कि पुलिस वाले उस डिब्बे को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और श्याम के दोस्त के हाथ में उस डिब्बे को देखकर श्याम के दोस्त को ही पकड़ कर ले जाते हैं और पुलिस थाने में ले जाकर उसकी बहुत पिटाई करते हैं। अब श्याम के दोस्त को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत किया। किसी भी चीज का लालच हम पर भारी पड़ सकता है। सुंदरपुर नाम के गांव में हरिहर नाम का एक आदमी रहा करता था। उसे कुछ काम धंधा ना होने के कारण वो हमेशा खाली बैठा रहता था। एक दिन हरिहर गांव में ऐसे ही टहल रहा था तो उसे कुछ शैम्पू की खाली बोतलें मिली। उसे हाथ में लेकर हरिहर मन में सोचने लगा, इतनी सारी बोतलें, लगता है लोगों ने शैम्पू खत्म हो जाने के बाद फेंक दी है। क्यों ना मैं इसका कुछ इस्तेमाल करूं?
ऐसा मन में सोचकर हरिहर घर से एक थैला लेकर आता है। उसमें सारी शैम्पू की बोतलें भरता है। घर आकर हरिहर सारी बोतलें अच्छे पानी से धो लेता है और उस पर अलग अलग आयुर्वेदिक शैम्पू के लेबल लगा देता है। उसका ये काम देखकर उसकी पत्नी शीला हरिहर से, अरे रे रे रे, आप ये सब क्या कर रहे हो? मेरे घर में बाजार का कूड़ा क्यों उठा कर लाए हो? अरे शीला, तुम्हें कुछ समझता ही नहीं। मैं इससे अब बिजनेस करने वाला हूँ, बिजनेस। कैसा बिजनेस? भंगार बेचने का क्या? अरे तुम जाओ यहाँ से। भगवान ने तुम्हें कम अक्ल दी है ना, इसलिए तुम चूल्हा चौका ही संभालो। मुझे मेरा काम करने दो। शीला वहां से मुंह फुलाकर चली जाती है। तभी हरिहर सारी बोतलें एक जगह रखकर उसमें अलग अलग सुगंध वाले साबुन का पानी भर देता है और अगले दिन वो सारी बोतलें लेकर बाजार चला जाता है। बाजार जाकर हरिहर एक टेबल पर अपनी शैम्पू की बोतलें रख देता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए, शैम्पू ले लो, शैम्पू, आयुर्वेदिक शैम्पू। एक बार लगाओगे तो घने बाल आ जाएंगे। हरिहर जोर जोर से आवाज लगाकर शैम्पू बेचना शुरू कर देता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर, अरे बेटा, अगर मैंने ये शैम्पू लिया तो क्या मेरे बाल वापस आ जाएंगे? हाँ हाँ बूढ़े बाबा, क्यों नहीं। अगर आप ये आयुर्वेदिक शैम्पू लगाओगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आपके बाल काले और घने हो जाएंगे। हरिहर की बातें सुनकर बूढ़े आदमी ने पैसे निकालकर आयुर्वेदिक शैम्पू खरीदा और वहां से चला गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हरिहर अपने शैम्पू ग्राहकों को कुछ न कुछ बताकर बेचा करता था। एक दिन उसके दुकान पर एक आदमी आकर, अरे भाई, तुम्हारे शैम्पू से तुमने कहा था कि बाल अच्छे हो जाएंगे, मगर इस शैम्पू से नहाया तो झाग ही नहीं निकलता और बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। बालों में कंघी करो तो बाल गुच्छों में झड़ते हैं। अरे भाई, ये झाग वाले जो शैम्पू होते हैं उससे हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है और तो और आंखें और त्वचा भी खराब हो जाती है। इसीलिए मैं आयुर्वेदिक शैम्पू बनाकर बेचता हूँ, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इस महंगाई के जमाने में लोग तो पैसा कमाने का ही सोचते हैं, लेकिन मैं लोगों को अच्छे और सस्ते दाम में शैम्पू बनाकर बेचता हूँ। अरे मगर उससे बाल बहुत झड़ते हैं। अरे भाई, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके कारण वो धीरे धीरे असर करेगा और आयुर्वेदिक होने के कारण तुम्हें कोई हानि भी नहीं होगी। हरिहर की बातें सुनकर वो आदमी नया वाला शैम्पू दुगने दाम में खरीद लेता है और वहां से चला जाता है। हरिहर का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन हरिहर के पास एक औरत आती है और वो हरिहर से, अरे भैया, तुम्हारे शैम्पू से जब से मैंने नहाया है तब से मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। मैं अब क्या करूं? अरे बहन जी, मेरे शैम्पू की वजह से ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बहन जी, अगर खेत में घास उग जाए तो हम उसे खेत से निकाल फेंकते हैं, वैसे ही हमारे सर पर जो अनचाहे बाल होते हैं वो इस शैम्पू से झड़ जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपके बाल जल्द ही वापस आ जाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो भैया? हाँ, आप चिंता मत कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहो तो ये नया वाला शैम्पू इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। वो औरत हरिहर का नया शैम्पू खरीदकर वहां से चली जाती है और हरिहर अपनी बुद्धिमत्ता पर खुश हो जाता है। उसी जगह पर उसका नौकर राजू ये सारी बातें सुनता है और हरिहर से कहता है, मालिक, आप ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को फंसाते हैं। अगर लोगों को सच का पता चल गया ना तो हमारा धंधा ही बंद हो सकता है। अरे राजू, कुछ नहीं होता। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि ये शैम्पू बेचने के धंधे के साथ साथ अगर हम विग बेचने का धंधा शुरू करें तो बहुत मुनाफा होगा हमें। मालिक, यहाँ इस गांव में शैम्पू आसानी से नहीं मिलता था, इसीलिए अपने शैम्पू बेचने का धंधा शुरू किया। अब आप विग बेचने का धंधा शुरू करना चाहते हो। हमारे पास से विग कौन खरीदेगा? लेकिन बड़े शहरों में ये धंधा अच्छी तरह से चलता है, मुझे नहीं लगता यहाँ चल पाएगा। अरे तू बस देखता जा राजू, मेरा ये भी धंधा कैसे चलता है। और हाँ, कल से तुम विग बेचने बैठोगे, समझे? जैसा आप कहें मालिक। हरिहर की बातें सुन राजू सोच में पड़ जाता है और अपना काम करने के लिए निकल जाता है। तभी हरिहर शहर जाकर बहुत सारे अलग अलग बालों वाले विग लेकर आता है और उसे अपने दुकान से थोड़ी ही दूर ठेला लगाकर राजू को बेचने के लिए कहता है। हरिहर का शैम्पू लगाने की वजह से बहुत से लोगों के बाल झड़ गए थे,
इसीलिए बहुत से लोग सोच में पड़ गए थे। तभी एक दिन श्याम नाम का आदमी अपने दोस्त राम से, अरे भाई, मैंने जो बाजार में नया शैम्पू वाला आया है ना, उसके पास से शैम्पू लेकर मेरे बाल धोए तो देखो मेरे सर के सारे बाल ही चले गए। अरे श्याम भाई, मेरी पत्नी ने भी यही शैम्पू से बाल धोए, उसके भी बहुत बाल झड़ गए हैं। अब मुझे कल शादी में जाना है, अब मैं ऐसे जाऊंगा क्या? हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। चलो हम कुछ सोचते हैं इस बारे में। बातें करते करते श्याम और उसका दोस्त राम रास्ते से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें एक विग बेचने वाला दिखता है। तो राम के मन में विचार आता है। वो श्याम से, अरे श्याम, तुम्हारे समस्या का समाधान तो मुझे मिल गया भाई। कल तुम्हें शादी में जाना है ना, कल के लिए तुम ये विग लगा कर जा सकते हो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे हाँ हाँ भाई, अब मैं ऐसा ही करता हूँ। ये बहुत अच्छा विचार है। अब मैं विग लगाकर ही शादी में जाऊंगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कहकर श्याम और राम राजू की दुकान पर चले जाते हैं। तभी राजू श्याम और राम से, आइए आइए, क्या चाहिए आपको? अरे भाई, इनके लिए एक विग दिखाओ। अभी देता हूँ मालिक, ये लीजिए, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। राजू बातों बातों में एक विग श्याम को पहना कर दिखाता है। वो विग श्याम को अच्छी तरह से बैठ जाता है और श्याम भी वो विग झट से खरीद लेता है। राम और श्याम उस ठेले से चले जाते हैं। उसके बाद राजू खुद के मन से, अरे हमारे मालिक तो सच में बहुत महान हैं, उन्हें सब पहले ही पता होता है। सोचते सोचते राजू अपने विग बेचना शुरू कर देता है। उसके दिन भर में बहुत सारे विग बेचे जाते हैं। शाम के समय हरिहर के पास आकर राजू, मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने विग बेचना शुरू किया तो दिन में हमारे बहुत सारे विग बेचे गए। लगता है अब गांव में भी लोग विग खरीदने लगे हैं। अरे राजू, मुझे सब पता होता है, इसीलिए तो मैंने ये नया धंधा शुरू किया। अब बताओ, धंधा अच्छा है या नहीं हमारा? मालिक, आपका तो जवाब ही नहीं। ऐसा कहकर राजू अपने घर चला जाता है और हरिहर अपने सोच पर खुश होकर वो भी घर चला जाता है। अगले दिन हरिहर को कुछ काम होने के कारण वो राजू को अपनी दुकान संभालने के लिए कहता है और वहाँ से काम के लिए निकल पड़ता है। हरिहर के जाते ही शीला वहाँ शैम्पू खरीदने के लिए आ जाती है। राजू, मुझे हमारे दुकान का सबसे अच्छा वाला शैम्पू देना, कल मेरी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। मालकिन, ये लीजिए, दुकान का सबसे अच्छा और सबसे महंगा शैम्पू। बहुत असरदार है ये, और साथ ही साथ आयुर्वेदिक भी। ठीक है। अब शीला वो शैम्पू लेकर वहाँ से घर चली जाती है। अगले दिन शीला चिल्लाते हुए दुकान पर आती है और हरिहर से कहती है, आपको मैंने 1000 बार समझाया है कि केमिकल डालकर शैम्पू मत बनाया करो, मगर तुम हो कि मेरी बातें बिल्कुल नहीं सुनते। मेरी बहन को आज लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे, मगर वो किस मुंह से आगे जाएगी? उसके तो सारे के सारे बाल झड़ गए, उसके सिर पर बाल ही नहीं रहे। ये आपने अच्छा नहीं किया। शीला की बातें सुन राजू और हरिहर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तभी हरिहर राजू से, अरे राजू, तुमने मालकिन को कौन सा वाला शैम्पू दिया था? अरे मालिक, मैंने तो सबसे अच्छा वाला और महंगा शैम्पू दिया था उनको। हे भगवान! अरे राजू, तुमने जो मालकिन को शैम्पू दिया वो बाल झड़ने वाला केमिकल था। अब मैं क्या करूं? उनकी बातें वहाँ खड़े 2 आदमी सुन लेते हैं और वो गुस्से में आकर, क्यों रे, लोगों को फंसाता है और लोगों से पैसे ऐंठना चाहता है। ऐसा कहकर दूसरा आदमी हरिहर और राजू को जोर जोर से मारने लगता है। उनको देख सभी लोग उन दोनों पर टूट पड़ते हैं। हरिहर और राजू को मिलावट शैम्पू बनाने के इल्जाम में जेल में डाल देते हैं। उन पर केस दर्ज कर देते हैं। हरिहर की लालच की वजह से आज हरिहर और राजू दोनों जेल में होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा ईमानदारी के साथ ही व्यवसाय करना चाहिए। दूसरों को फंसाकर हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। इसीलिए जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।